अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत किस्त नंबर 20। एक तो तुम राजकुमारों के अंदर ये बड़ी खराबी होती है कि हर तीसरी लड़की को देखकर आत्महत्या कर लेते हो। पर संजीत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भगवान की सौगंध खाता हूँ प्रसन्नजीत, मैं उसके बिना जीता नहीं रहूँगा। अरे महाराज, इतना आगे ना बढ़ो कि वापस लौटना मुश्किल हो। जाने कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, ना पता ना निशान, और तुमने इतनी दूर की ठान ली। तू आखिर किस मर्द की दुआ है? मैं तो और क्या, मैं क्या कर सकूँगा। देख प्रसन्नजीत, अगर तू मेरी बातों को मजाक समझ रहा है तो भगवान का वास्ता ऐसा ना समझ। मैं वाकई उससे मन हार चुका हूँ। नाम बताया था उसने अपना। अरे उससे तो एक बात भी नहीं हुई, बस मुझे देखा और भाग गई। तो फिर क्या किया जाए? ना पता ना निशान, ना नाम ना ठिकाना। मैं कैसे उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकूँगा? ये एक बहुत बड़ी बस्ती नहीं है। तू अभी यहाँ से गुजरेगा, कोई ना कोई तुझे ऐसा मिल जाएगा जिसने उसे देखा होगा। उससे तू उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। ये काम मैं भी कर लेता, मगर क्या करूं, लोग मुझे पहचानते हैं और बात पिताजी तक फ़ौरन ही पहुंच जाएगी। देख प्रसन्नजीत, देर ना कर अब। अगर तूने देर की तो बात खराब हो जाएगी। फिर किसी ने उसे देखा भी होगा तो उसे भूल जाएगा वो। प्रसन्नजीत गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। लोग खेतों पर काम कर रहे थे। प्रसन्नजीत ने मुख्तलिफ लोगों से अभी अभी इधर से गुजरने वाली लड़की के बारे में पूछा, और फिर एक और लड़की ऐसी मिल ही गई जिसने प्रसन्नजीत को बताया कि वो तो प्रीति है, रोशन कुमार सुनार की बेटी। प्रसन्नजीत ने कच्चा काम नहीं किया, वो चलता रहा और रोशन कुमार के बारे में सारी मालूमात हासिल कर आया कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। यहाँ तक कि उसने प्रीति को भी देख लिया, जो वहाँ से सीधी घर वापस आ गई थी। और फिर वो पक्की जानकारी लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। परमीत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। प्रसन्नजीत को देखकर उसने परेशानी से पूछा, कुछ पता चला? हाँ, हमने सच ही कहा था कि वो कोयल ही थी जो अप्सरा बनकर धरती पर उतर आई थी और फिर सावन की हवाओं के साथ आसमान पर उड़ गई। अगर तू मजाक कर रहा है प्रसन्नजीत, तो तेरा ये मजाक अच्छा नहीं है और मैं इसे नापसंदीदगी की निगाह से देखता हूँ। बजाय इसके कि जो काम करने तुझे भेजा गया है उसके बारे में हाँ या ना की खबर दे, तू मजाक कर रहा है मुझसे। प्रसन्नजीत सिंह जल्दी से बोला। अरे अरे महाराज, मन में जब प्रेम जागता है मिनश बहुत ठंडा हो जाता है। आप तो गर्मा गर्म हो रहे हैं। अरे आपका यार प्रसन्नजीत किसी काम का पता लगाने जाए और उसे खबर ना हो सके, प्रसन्नजीत ने कहा। और परमीत उसे घूरने लगा। मालूम कर आया? ना सिर्फ मालूम कर आया बल्कि उसका पता ठिकाना भी देख आया हूँ, और ख़ुद उसे भी देख आया हूँ। जब मन चाहे जाकर उसे देख लो। प्रसन्नजीत कौन है वो, कहाँ रहती है, माता पिता कौन है उसके? उसके पिता का नाम रोशन कुमार है और वो सुनार का काम करता है। बस इतनी सी कहानी है। रोशन कुमार की अकेली बेटी है वो। नाम है उसका प्रीति, 4 भाइयों की बहन। प्रीति? परमीत के चेहरे पर जिंदगी उभर आई। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, भगवान की सौगंध, वो प्रीत के काबिल ही है। प्रसन्नजीत मुस्कुराती निगाहों से हरमीत सिंह को देख रहा था। उसने कहा, लेकिन महाराज अब क्या करेंगे? यही सोच रहे हैं प्रसन्नजीत कि अब क्या करेंगे। वो सुनार की बेटी है और आप राजकुमार हैं। ये बैल किस तरह मुंडे चढ़ सकेगी? उसे मुंडे चढ़ाना पड़ेगा। प्रसन्नजीत, तू हमारा दोस्त है, कोई तरकीब बता। वैसे तो ये किस्से कहानियाँ राजकुमारों के नाम के साथ साथ बहुत बार सुनी हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि यह कहानियाँ इस तरह हमारे सामने आ जाएंगी। महाराज, एक सीधा सा रास्ता है। वो क्या? रानी जी के सामने मन खोल दें, और अगर वो आपसे मुतफिक हो गई तो समझ लें कि काम बन गया। बड़ी गड़बड़ है प्रसन्नजीत, बहुत सी बातें मन में आती हैं। क्या क्या?
पहली बात तो ये कि प्रीति भी हमें स्वीकार करेगी या नहीं। दूसरी बात ये कि कहीं महारानी जी ये ना कहें कि वो एक सुनार की बेटी है और हम किसी सुनार की बेटी को राजमहल में नहीं ला सकते। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में सोचता हूँ। प्रीति से मुलाकात का कोई बंदोबस्त किया जाए, कैसे, कोशिश करता हूँ, प्रसन्नजीत ने कहा और फिर वो उन कोशिशों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन ये एक सच है त्रिवेदी कि प्रीति बहुत सीधी सादी लड़की थी। अपने जीवन के लिए उसने एक रास्ता ज़रूर चुना था, लेकिन सीधे सीधे रास्ते पर चलने की आदी। चुनाचा प्रसन्नजीत की कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकी। वो दोबारा परमीत से मिलने नहीं गई और अब जब उसने मुझ पर अपने मन की कहानी खोली है तो वो यही कहती है कि उसने परमीत राज को देखा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद उसके सपने, वो तो जीवन में अपना एक मकाम चाहती थी। उससे आगे उसने कभी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन परमीत राज प्रसन्नजीत की नाकामी के बाद सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा और उसने रानी कंधारी से कहा, माता जी, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, जिसे कहने की शायद कभी हिम्मत ना करता, लेकिन क्या करूँ, मन मजबूर कर रहा है कि आपसे मन की बात कह दूँ। क्या बात है परमीत? कहो बेटा, क्या बात है? और परमीत ने पूरी कहानी अपनी माँ कंधारी को समझा दी। कंधारी के मन में हमेशा से यह ख्याल था कि अपने बेटे का घर बसाए और वो उसके लिए चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी। अब जो परमीत राज ने अपने मनपसंद का इजहार किया तो माँ के दिल में सोई हुई आरज़ुएं जाग उठीं। उसने परमीत राज से प्रीति के बारे में तमाम तफसीलात मालूम की और कहा, तू चिंता मत कर परमीत राज, मैं फ़ौरन ही कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। परमीत राज ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा, माताजी, बस इतना सा क्रोध है मन में कि कहीं आप ये ना सोचें कि वो एक सुनार की बेटी है और हम राजा। अब तो खरी खैर बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे पिताजी से खतरा है। तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया। अब मैं ये देखती हूँ कि इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। माँ का आशीर्वाद पाकर परमीत राज का कलेजा हाथों बाथ बढ़ गया था और उसने प्रसन्नजीत को खुशी खुशी बताया कि माताजी ने उसके सर पर हाथ रख दिया है। प्रसन्नजीत भी खुश हो गया। फिर यूँ हुआ कि रानी कंधारी ने सुनार के पास कुछ गहने बनाने के लिए भेजे। बहुत से गहने थे और सुनार तो खुशी से पागल हो गया। महाराज जी का काम उसे मिला था, अब तो वारे न्यारे हो सकते थे। बहुत अरसे से उसके मन में ये आरज़ू थी कि किसी तरह उसके बनाए हुए गहने रानी कंधारी की नज़रों से गुजर जाएं। अगर उसे वहाँ का काम मिल जाए तो उसका जीवन बन जाए। उसने बहुत से सुंदर जेवरात बनाए और रानी को पेश किए। रानी ने उन जेवरात को देखकर बेहद पसंदीदगी का इजहार किया और सुनार रोशन कुमार से कहा, रोशन कुमार, सुना है कि तेरी बेटी बहुत सुंदर है। मैं उसे ये पहनाकर देखना चाहती हूँ कि ये गहने उस पर कैसे लगेंगे। असल में ये गहने मैंने अपने बेटे परमीत राज की बहू के लिए बनवाए हैं। ज़रा देखना चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे की बहू ये पहनेगी तो कैसी लगेगी। तू एक तकलीफ़ तो कर, अपनी बेटी प्रीति को महल में भेज दे। मैं उसे ये गहने पहनाकर देखना चाहती हूँ। उसे इज़्ज़त व आबरू के साथ वापस तेरे घर भेज दिया जाएगा। रोशन को ये बात ज़रा भी बुरी महसूस ना हुई और ख़ुद ही प्रीति को लेकर महल आ गया। रानी कंधारी प्रीति को देखकर बेहद खुश हुई। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि परमीत का बेकाबू हो जाना कोई अनोखी बात नहीं। प्रीति है ही इतनी खूबसूरत। रोशन कुमार को उसने वापस भेज दिया और कहा कि प्रीति मेरे ज़िम्मे है, मैं उसे कुछ देर के बाद वापस भिजवा दूंगी। फिर उसने प्रीति को सारे गहने पहना कर देखे और उसके चेहरे का बनाव सिंगार उसने अपनी ख़ास खादमाओं से करवाया और ख़ुद भी प्रीति को देखकर उस पर फरिश्ता हो गई। त्रिवेदी प्रीति को यह गहने पहनाकर और एक खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस करके रानी कंधारी उसे देख रही थी कि महाराज राधन सिंह अंदर आ गए। उन्होंने प्रीति को देखा तो दंग रह गए और पत्थर के बुत की मानद खड़े रह गए थे। रानी कंधारी ने उनसे कहा, कैसी है लड़की किन्नौर राधन महाराज? राधन महाराज चौंक पड़े और आहिस्ता से बोले, कौन है ये? क्या आकाश से उतरी है? यही समझ लो कैसी लग रही है। काश के ये चंद्रमा हमारे घर में उतर आए। राधन महाराज ने कहा, सोच लीजिए क्या कह रहे हैं आप।
भगवान की सौगंध, हम मन से चाहते हैं। रानी खुश हो गई, गोया अब परमीत का काम और भी आसान हो गया था। उसने कहा, ये रोशन कुमार सुनार की बेटी है और हमने सुनार से गहने बनवाए थे और ये गहने उसे पहनाकर देख रहे थे। राधन महाराज खामोश हो गए और प्रीति को वापस उसके घर पहुंचा दिया गया। रोशन कुमार को इतना कुछ दिया गया कि वो नहाल हो गया और उसने खुशी खुशी अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अब तो किसी न किसी तरह प्रीति का ब्याह कहीं न कहीं कर ही दिया जाए। अच्छी तरह रुखसत कर दिया जाएगा उसे, और बाद में बेटे रह जाते हैं तो बेटों की मुझे कोई चिंता नहीं। रानी कंधारी ने परमीत से कहा कि महाराज राधन ने भी उसे पसंद कर लिया है और अब उसे अपनी बहू बनाकर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत जल्द इस सिलसिले में कदम उठाऊंगी। और फिर वह वापस रियासत चले गए। लेकिन राधन तो किसी और चक्कर में थे और उन्होंने जो अल्फाज कहे थे उसका मतलब वो नहीं था जो रानी कंधारी समझी थी। किन्नौर राधन महाराज ने रियासत के दीवान से अपने मन की बात की और बोले, भगवान की सौगंध दीवान जी, वो लड़की हमारी होनी चाहिए। तुम ऐसा करो कि बहुत सा सामान दौलत लेकर रोशन कुमार सुनार के पास चले जाओ। छतरपुर में जाकर उसे कहो कि उसकी बेटी तो राजमहल में जाने के काबिल है और वो किसी से उसका ब्याह ना करे। जाओ और उससे कहना कि हमारे दूसरे संदेश का इंतज़ार करे। सो रियासत के दीवान जी महाराज किन्नौर राधन की हदायत के मुताबिक वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उसने वही सब कुछ कहा जो किन्नौर राधन महाराज ने कहा था। रोशन कुमार हैरत से पागल हो गया। उसने कहा, महाराज कहाँ राजभूज और कहाँ गंगू तेली। महाराज प्रीति को अपने महल में जगह देना चाहते हैं तो मेरे और प्रीति के भाग हैं। उनसे कहना कि रोशन कुमार आपका दास है और आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। चुनाचा दीवान जी वापस आ गए। उधर रानी कंधारी सोच रही थी कि परमीत राज के लिए रोशन कुमार के कानों में बात डाल दे। सो ऐसा हुआ कि वो खुद ही छतरपुर पहुंच गई। उसने रोशन कुमार को खुफिया तरीके से महल में बुलवाया। उसने कहा, रोशन कुमार, बात यह है कि तुम्हारी बेटी प्रीति हमें पसंद आ गई है और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमारे बेटे परमीत राज को तुमने देख लिया होगा और वैसे भी राजकुमारों का क्या देखना, लेकिन परमीत आम किस्म का राजकुमार नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर तुम्हारी बेटी हमारी निगाहों में रहेगी। तुम किसी किस्म की चिंता मत करना। रोशन कुमार ने कहा, महारानी जी, मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ। दीवान जी महाराज का पैगाम लाए थे। अच्छा, कब? अभी ज़्यादा समय कहाँ गुजरा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब है कि महाराज के मन में भी वही है जो हमारे मन में है। चुनाचा रानी कंधारी मुतमिन होकर चली गई। उधर महाराज राधन अपने दीवान की मार्फत तमाम तैयारियों कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह शादी खुफिया तरीके से होगी। ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग जमा हों, बाजे गाजी और ढोल ताशे हों। तुम छतरपुर जाकर रोशन कुमार से कह दो कि हम बारात लेकर आ रहे हैं और उसके लिए कोई दिन मुकर्रर कर दो। दिन तारीख वगैरह तय हुई और दीवान जी सादो सामान से लदा हुआ रोशन कुमार के यहाँ पहुँच गया। छतरपुर में राजमहल की बारात का इंतज़ाम किया जाने लगा। रोशन कुमार ने अपनी बसात भर जो उसे करना था वही किया और उसके बाद बारात छतरपुर पहुंच गई। लेकिन जब परमीत राज के बजाय महाराज किन्नौर राधन दुल्हा बने हुए नीचे उतरा तो रोशन कुमार साकत रह गया। उसके देवता कूच कर गए थे। वो बुरी तरह परेशान हो गया। उसने दीवान जी को अलग ले जाकर कहा, ये क्या है महाराज? क्या दुल्हा कौन है? हमारे महाराज। मगर क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? दीवान जी हैरानी से बोले, मुझे तो बताया गया था कि यह रिश्ता परमीत राज के लिए मांगा गया है। पागल हो गए हो रोशन कुमार? मौत आ रही है क्या तुम्हारी? रिश्ता महाराज ने अपने लिए मांगा था और मैंने तुमसे उन्हीं के लिए बात की थी। मगर राजकुमारी कंधारी ने परमीत के लिए बात की थी। कब? वो कई बार आ चुकी हैं और उनसे बात पक्की हो गई है, रोशन कुमार ने बताया। और दीवान जी भी परेशान हो गए और वो देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, देखो रोशन कुमार, ये राजमहलों के खेल हैं। वो महाराज और राजकुमार, आगे का काम महाराज के लिए छोड़ दो। अपना मामला वो खुद संभाल लेंगे। बारात आ चुकी है, तुम फेरे करा दो। बाद में अपना मामला वो खुद निपटा लेंगे। रोशन कुमार के हाथों के तोते उड़ गए थे। वो जानता था कि अब अगर ब्याह से इनकार करता है तो उसके परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। महाराज बारात खाली ले जाने से तो रहे, मगर दूसरी तरफ बेटी का ख्याल भी था। वो अंदर आ गया और उसने रो रो कर ये बात पत्नी और बेटी को बता दी। सबका बुरा हाल हो गया था।
रोशन कुमार ने बेटी से विनती की कि माता पिता और भाइयों की जान बचाने के लिए वो अपना बलिदान दे दे। मैं बाहर जाकर फेरों की तैयारी करता हूँ। रोशन कुमार की माँ तो रोने पीटने में लग गई थी, मगर फिर प्रीति खामोशी से अपनी जगह से उठी और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। उसके घर के पिछवाड़े कुछ दूर एक अंधा कुआं था। वो खामोशी से उस कुएं में कूद गई। उसने गहने और कपड़े कुएं के किनारे रख दिए थे ताकि दूसरों को पता चल जाए, मगर भैया त्रिवेदी, हम भाग भरे उस कुएं में बैठे जाप कर रहे थे। सबसे बढ़िया जगह हमें वही नजर आई थी, यहाँ कोई ना आता जाता था। अरे दिया, गर्दन ही टूट गई थी हमारी। चोट तो हमें लगी और वो तो हमारे ऊपर गिरी थी। वो तो बेहोश हुई थी और हम भी बेहोश हो गए। फिर हम दोनों को साथ साथ होश आया था और उसने हमें अपनी कहानी सुनाई और हम उसे कुएं से लेकर निकल आए और तब से वो हमारे पास है। मैं हैर तो दिलचस्पी से यह कहानी सुन रहा था। मैंने चौंक कर देखा और पूछा, दुल्हा मियाँ का क्या हुआ? हमें क्या मालूम, शंभोना ने कहा और मैं अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। अजीब कहानी थी, इंसानों की एक और अनोखी कहानी जिसे बहरहाल आगे बढ़ना था, लेकिन कैसे? बहुत देर तक मैं खामोशी से शंभोना की सूरत देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत अजीब कहानी है महाराज शंभोना। हाँ है तो, मगर त्रिवेदी, संसार में बहुत सी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये 2 टांगों वाला जानवर ऐसी ही कहानियों के बीच जी रहा है और यही उसके जीवन का कारण है। 2 टांगों वाला जानवर? मैंने सवालिया निगाहों से शंभोना को देखा। मिनिश की बात कर रहा हूँ। असल में त्रिवेदी, तेरा वास्ता तो बरसों से मिनिश से नहीं पड़ा। तू उसके जीवन की कहानी को बहुत थोड़ा सा जानता है। अपने बारे में जो कुछ तूने मुझे बताया मैं जानता हूँ, सब सच है। तुझे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? तेरा बचपना था जब तूने संसार त्याग दिया और उसके बाद तुझ पर पूरी तरह धनराज का तसल्लुत रहा और तू संसार से दूर ही दूर रहा। चुनाचा तुझे संसार की कहानियां बहुत थोड़ी सी मालूम हैं। ये सच है शंभोना महाराज। मैं तो यूं समझो कि अब होश की आलम में संसार वासियों को देख रहा हूँ। कैसे हैं ये सारे के सारे, सब के सब लोभी, सब के सब हथियारे, एक दूसरे के जीवन के बैरागी। और ये सब एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते महाराज? भगवान ने तो प्रेम को बुनियाद बनाकर संसार जन्म दिया था, मगर क्या किया जाए, एक प्रेम बैरागी बीच में आ गया। कौन? शैतान। और फिर वैसे भी भगवान के काम न्यारे ही होते हैं। आखिर उसे भी तो कुछ न कुछ देखना था अपने बनाए हुए उस संसार में। सो शैतान आ गया मिनिश के बीच और उसने अपना खेल शुरू कर दिया। मैं तो समझता हूं कि अगर शैतान बीच में ना आता तो संसार के सारे काम ही रुक जाते। मिनिश बस एक दूसरे से प्रेम करते और जीते। इस तरह संसार का रंग अलग हो जाता और फिर स्वर्ग की अहमियत ना रहती। स्वर्ग भी तो बनाया है भगवान ने और उसने मिनिश ही ना रहेंगे, भला क्या फर्क महसूस होता उन्हें नरक और स्वर्ग में? सो संसार एक तरह से नरक ही बन गया और स्वर्ग स्वर्ग है। मैं शंभोना की बातों पर गौर करता रहा। फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक कहते हैं महाराज। सो ये कहानी सुन ली तूने? हाँ महाराज। अब तू जानता है त्रिवेदी कि सत्य गली के 4 पन्नों का ज्ञान कितना महंगा पड़ा तुझे? मैं समझा नहीं महाराज। इस ज्ञान का दान दे दे तू। दान? तो और क्या, मैं क्या दान दे सकता हूँ महाराज? तू क्या समझता है प्रीति ऐसे ही पहाड़ियों में जीवन बिता देगी? जी, मैंने हैरानी से कहा। हाँ त्रिवेदी, तू जानता है मैं कितना कमज़ोर और बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे जीवन की कहानी तो बस बहुत थोड़ी सी रह गई है। अरे बोले, मैं तो न जाने कहाँ होता इस संसार में मरने के लिए। अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मिनिश का साया तक ना हो तो उससे अच्छी जगह और कोई नहीं होती। मैंने तो यही सोचा था, अपने जीवन की कहानी ख़त्म करने के लिए बस संसार झरने हों, आसपास परिंदे होंगे, जंगल दरख्त होंगे, हवाएं हों, और जब मिनिश जीवन की बाजी हार जाए तो उसके आसपास उसके लिए रोने वाले ये मासूम परिंदे हों और कोई ना हो। संसार बासी तो बड़े काले दिल वाले हो गए हैं, पापी खलूस से रोते भी नहीं। हर एक के मन में अपना अपना ख्याल होता है और वो ना जाने क्या क्या सोचते हैं। अगर कोई किसी के लिए आंसू भी बहाए तो या तो उसका इतना अपना हो कि आंसू उसकी आंखों से नहीं मन से निकले, और अगर ऐसा नहीं तो फिर रोने वाले रोने के बहाने हंसते हैं।
आप ठीक कहते हैं महाराज, संसार में वाकई ऐसा ही होता होगा। होगा नहीं, अरे पगले होता है। देखेगा अपनी आंखों से, सब कुछ देखेगा और फिर अपने सदियों के ज्ञान को भूल जाएगा और सोचेगा कि शंभोना महाराज ही ठीक कहते थे। आपकी किसी बात को मैंने कभी गलत नहीं समझा शंभू महाराज। धन्यवाद है तेरा, और हम क्या कहें, तो फिर मेरे लिए क्या आ गया है। देख रे त्रिवेदी, भगवान ने तुझे अमर शक्ति दी है। तेरे शरीर में इतनी जान है कि तू ये सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तू देवता समान है, पर इंसान है। इंसान के दुख को देवताओं की आंख से नहीं देखता। वो तो महान होते हैं, बड़ाई से सोचते हैं। ज़मीन पर खड़े होकर सोचने वाला तो मनुष्य ही होता है। वो जो कहते हैं ना कि जिस तन लागे सो तन जाने, सो मनुष्य के जीवन के बारे में जो कुछ जान सकता है, देवता इस अंदाज में नहीं जानते। उनके पास तो दिया शक्ति होती है, बस हाथ उठाया और सब कुछ कर डाला। पर मनुष्य को कुछ करने के लिए जो कठिनाई भोगनी होती हैं वो अलग होती हैं, और उनका दर्द तू ही जान सकता है। सो त्रिवेदी, भगवान ने तुझे जो शक्ति दी है वो देवताओं की शक्ति है, पर तू मनुष्य है और मनुष्य जैसे काम करना। इस बेचारी को अपने साथ ले जा, इसकी बस्ती में जा। भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम कि छतरपुर में उसके परिवार के साथ क्या हुआ। फिर बेचारा और रोशन कुमार सुनार अपनी बेटी के गम में अंधा ही हो रहा होगा, और उसकी मौत पर सब यकीन कर चुके होंगे, सारे के सारे। या फिर हो सकता है कोई और बात हो। अगर किसी के मन को तेरी वजह से शांति मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी। मुझे इससे इनकार नहीं है महाराज, लेकिन बाद में दूसरे चक्कर भी तो आ सकते हैं। क्या किन्नौर राधन दोबारा कोशिश नहीं करेगा? तो फिर तेरा काम ही क्या है? उसके माता पिता के पास में मैं भी पहुंचा देता, और वो कुछ नहीं तो इतना समय गुजारने के बाद बस्ती के किनारे ही छोड़ देता है। ये अपने घर चली जाती। असल में यही तो सोचता रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मेरे पास शरीर शक्ति तो है नहीं कि संसार से लड़ झगड़ कर अपना काम करा लूँ। जहाँ तक ज्ञान शक्ति का ताल्लुक है तो वो भी बस इतनी है कि काम चल जाए। अब भगवान ने तेरा सहारा दिया है, तो क्या ये भी तुझे मैं ही बताऊंगा कि तुझे उस किन्नौर राधन से इसे कैसे बचाना है। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं गुरु महाराज, मैं ऐसा काम कर लूँगा और मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस मुझे तो आपसे ये पूछना था कि मुझे करना क्या है। अगर मुझसे पूछता है तो मैं बस इतना ही कहूँगा त्रिवेदी, कि प्रीति को उसका सही जीवन दे दे। भगवान की सौगंध, ऐसे तो संसार में जो भी मुझे मिला और जिसके जितना मैं काम आ सका उतना काम मैं ज़रूर आया, लेकिन प्रीति की बात और है। मैंने संसार में कभी मन के सौदे नहीं किए, किसी को अपनी प्रेमिका नहीं बनाया। कोई मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया कि बस उससे रिश्ते बन जाए, पर प्रीति से मेरा रिश्ता बन गया है, बेटियों जैसा माना है। और मैंने इसे और उसने भी और मेरी ऐसी ही सेवा की है। ये त्रिवेदी, संसार में रहकर मनुष्य इतना लोभी नहीं हो सकता कि अपने ही बारे में सोचे। अरे ये सारे संसार का काम है। जो संसार त्याग देते हैं वो तो ऐसे नहीं सोचते। उसका जीवन पड़ा हुआ है। मैं ये सोच सकता था कि चलो अच्छा है, जीवन के आखिरी सांस तक वो मेरा साथ देगी, लेकिन फिर उसका क्या होगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं प्रीति को चित्रपुर ले जाऊंगा। मैंने जवाब दिया। चित्रपुर ले जाना, रोशन कुमार के बारे में मालूम करने में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर प्रीति भी अपना घर पहचानती है। बस तू ये करना कि उस समय तक उन लोगों का साथ देना जब तक तुझे ये विश्वास ना हो जाए कि उनके जीवन का बैरागी कोई नहीं है। और हाँ, एक बात तेरे कान में डाल दूँ, संसार में प्रेम की बात हम पहले ही कर चुके हैं। प्रेम के बिना तो ये संसार सरसब्ज ही ना होता। प्रेम भावना हर मन में मौजूद होती है, और बेचारी प्रीति भी उससे खाली नहीं है, और वो भी किसी से प्रेम करती है। किससे? परमीत राज से। ये बात मैंने अपने ज्ञान से मालूम की थी और उसके होंठों से नहीं। ओहो अच्छा, मगर तुम तो कह रहे थे महाराज। जो कुछ कह रहा था उसे भूल जा। वो परमीत राज से प्रेम करती है, क्योंकि नारी जब अपने मन में किसी की सूरत बिठाती है तो फिर यूँ समझ ले कि वो ये मूर्त ही उसका संसार होती है, वो मूर्त ही उसका जीवन होती है। और बात है कि उसकी ज़ुबान पर ताला पड़ा होता है, पर झांकने वाली आंखें मन के अंदर झांक लेती हैं। हो सके और परमीत मिल जाए तुझे तो उन दोनों को एक कर देना। हालांकि किन्नौर राधन बड़ा ख़राब इंसान था, लेकिन खराबियों को दूर करने के लिए ही मैं तुझे वहाँ भेज रहा हूँ। आप चिंता ना करें महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका सारा हुक्म आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही पूरा करूँगा। और अगर तू इसे हुक्म समझता है तो समझ ले,
और कुछ नहीं है तो कम से कम एक कमज़ोर बूढ़ा तो हूँ। कमज़ोरी से भी मोहब्बत की जाती है। ताकत के पुजारी तो सभी होते हैं, लेकिन जो कमज़ोरों को मन में बसाए असल ताकतवर तो वही होता है। आपकी बातें बहुत बड़ी हैं महाराज। ना रे, संसार में मनुष्य को जो कुछ सिखाकर भेजा गया है वही सारी बातें मैं तुझसे कह रहा हूँ। अब ये दूसरी बात है कि मनुष्य ने अपनी भाषा अलग बना ली और उस कारण भोग रहा है। वो जितनी परेशानियां हैं उसी के अपनी भाषा का कारण हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मुझे कब जाना है महाराज? अब जब ये सारी बातें हो ही गई हैं, वो जो कहते हैं ना कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, देर करना तो किसी काम में अच्छा नहीं होता। प्रीति से तो बात कर ले। हाँ, तेरे सामने ही बात कर लेते हैं। और उसके बाद शंभोना महाराज ने प्रीति को तलाश किया। मोहिनी मैं मुस्काती अपने कामों में मसरूफ़ थी कि शंभोना महाराज ने कहा, छोड़ दे प्रीति सारे काम, तूने मेरे शरीर को अपाहज बनाकर रख दिया है। अरे महाराज, तुम्हारे शरीर को क्या अपाहज बना दिया मैंने? क्या ये सारे काम मेरे काम के नहीं हैं? नहीं प्रीति, बस तेरा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है। अब तो हमारी जान छोड़ बाबा, तेरी वजह से भगवान हमसे दूर हो गए। शंभोना ने कहा और प्रीति चौंक कर उसे देखने लगी और उसके होंठ कपकपाने लगे थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, मुझसे कोई भूल होगी महाराज? ना भूल तो हमसे ही हुई थी। अच्छे खासे कुएं में बैठे तपस्या कर रहे थे कि तू आन पड़ी हमारे सर। खोपड़ी और गर्दन अलग तोड़ दी और उसके बाद से पीठ पर बोझ मुसलसल बनी हुई है। मैं बोझ बनी हुई हूँ तुम्हारी पीठ पर? प्रीति ने मुंह बसूरते हुए कहा। हाँ रे, बेटियों का बोझ कितना भारी होता है, तू क्या जाने बोली। देख तरवीदी, ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है इन्हें आज? ये तो मुझे बड़े मन से चाहते थे, हमेशा मुझसे प्रेम करते थे। आज ये ना जाने मुझसे क्या क्या कह रहे हैं। पर नाम बुरा ना मानो प्रीति, महाराज ठीक कह रहे हैं। तुम भी इन्हीं की बातों में शामिल हो गए? नहीं, महाराज ने मुझे जो कुछ बताया है उसके तहत मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी ही है। क्या बताया है महाराज ने? तुम्हारी कहानी है। हाँ, तुम्हारी कहानी। क्यों बता दी आपने मेरी कहानी तरवीदी को महाराज? इसलिए कि अब इस कहानी को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं महाराज, ये कहानी अब मेरे जीवन के साथ इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों में ख़त्म हो जाएगी। ये तू कह रही है पगली, मगर तेरी भाग लेखा में ये लिखा ही नहीं है। तू जीवन की सारी खुशियाँ पाएगी, ऐसा सुनहरा जीवन बताएगी तू कि देखने वाले तुझ पर रश करेंगे। इस नाग को यहाँ बिला वजह नहीं भेजा गया, यहाँ इसलिए भेजा गया है कि तेरे बाग अच्छे हों। तुझे तरवीजी के साथ चलना है। मगर कहाँ? प्रीति चौंक कर बोली। चित्रपुर बस्ती। वहाँ तो महाराज मेरे सारे के सारे दुश्मन होंगे। बौली, वहाँ तेरे माता पिता भी तो हैं। सो तो है, लेकिन बस अब तैयारियां कर ले। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, ना तरवीदी के पास। मैंने प्रीति को दोहरी कफीतों का शिकार पाया। कभी उसके चेहरे पर मसरत के साथ नज़र आते और कभी वो उदास हो जाती। बहरहाल शंभोना ने जो कुछ कहा और तो करना ही था। जाने से पहले मैंने प्रीति से कहा, चौंका, हमें एक लंबा सफ़र करना है और रास्ते पुरखतर हो सकते हैं। तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि थोड़ा सा भेस बदल कर। शंभोना मुस्कुराते हुए बोला, तरवीदी की अकल तेरे साथ है और पद्मचंदी ने ये अकल अपने लिए तैयार की थी, लेकिन भगवान के खेल न्यारे। ये उसके काम ना आ सकी, मगर तेरे काम आ रही है। वो ठीक कहता है, भेस बदलना अच्छा रहेगा। फिर प्रीति ने अपने चेहरे पर हल्का हल्का सा भभूत मल लिया, नाक में बड़ी सी लौंग पहनी, सर पर कूंदनी और उसके बाद ओढ़नी ओढ़ ली। ओढ़नी और घेरावार लहंगा जैसे बंजारने होती हैं, और ये रूप उन खाना बदोशों का सा था जिन्हें मैंने देखा था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज से पहले जितनी भी नजर आईं वो प्रीति जैसी ना थी। बेशक भभूत ने प्रीति के चंदन जैसे रंग को मटियाला कर दिया था, लेकिन उसके हसीन नकूश, उसके होंठों के गुलाब, उसकी आंखों की दिलकशी, उसके चाल का बांकपन, भला ये बदला हुआ भेस कैसे छीन सकता था। हम जाने के लिए तैयार हो गए। शंभोना ने हमें रुखसत किया, लेकिन प्रीति ज़ारो कतार हो रही थी और उसकी आंखों से बीते हुए काजल ने उसके रुखसार दागदार कर दिए थे। शंभोना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रीतु, रोते नहीं बेटा, बेटियों का तो काम ही ये होता है कि पिता के घर से रुखसत होती हैं वो। बस अब तू जा, और सुन, बाद में मैं कभी इधर पलटने की कोशिश मत करना। ये कोशिश तेरे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बड़ी बुरी साबित होगी। तरवीदी, अब प्रीति की रक्षा तेरी जिम्मेदारी है। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। बहरहाल ये फ़र्ज़ पूरा करना ही था, खसूसन इसलिए कि शंभोना ने मुझे सतगरी का ज्ञान दिया था और ये ज्ञान मुझ पर कर्ज था। सो मैं प्रीति को लेकर चल पड़ा।
एक हसीन लड़की का साथ, जिसके अंग अंग से मस्ती फूटे, जिसके चाल कदम कदम पर लाखों फितने जगाए। बड़ी तपस्या की बात थी कि मन में कोई मैल ना आए। अगर मेरी उम्र का तज्जिया किया जाता तो सच्ची बात है कि ना जाने कितने बुढ़ापे खुद पर से गुजार चुका था। ये दूसरी बात है कि अभी भी ऐसा ही लगता था कि अभी शुरू ही हुई है, लेकिन पुख्तगी बहर तौर थी। ख़ास तौर पर किरदार में, जहाँ गुलालतों को करीब ना फेंकने देना हो, वहाँ अपने आप को बचाने की सलाहियत भी रखता था। और प्रीति के बारे में तो ये मालूम हो ही चुका था कि वो परमीत राज को दिल में रखती है, तो उसकी तरफ से भी कोई ऐसी बात ना थी। हम तो वैसे बंजारों की तरह सफ़र करते रहे जो अपने राह भटके हुए हों। मंजिल पर मंजिल आती रही। दिन और रात का ये सफ़र हमने आराम से तय किया। शंबोना ने रास्ते बता दिए थे और उन रास्तों से गुजरना हमारे लिए मुश्किल नहीं था।